हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। 70th क्लास है जी। पीवाईक्यूज प्रैक्टिस कर रहे हैं हम यूजीसी नेट पेपर 1 के। 50 क्वेश्चंस हैं, 50 ही क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं, ऑब्वियस सी बात है। और उन 50 क्वेश्चन में से आपको 40 का मिनिमम टारगेट लेके चलना है कि 40 तक ठीक हो जाएं, सो दैट पेपर 2 में भी आप अच्छा स्कोर करके बराबर बराबर बैलेंस करके जेआरएफ कर पाए। ओके, सो पेपर 1 हम डिस्कस करेंगे। ये 29 अगस्त 2024 को पेपर हुआ था जी, शिफ्ट 1 में। ओके, 28 अगस्त तक जो भी पेपर हुए थे वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब जो है आप कर सकते हैं। इट्स एब्सोल्युटली फ्री। फ्री में इतना तो बनता है। जो स्टूडेंट्स पहली बार ये क्लास देख रहे हैं या पहली बार इनकलकेट लर्निंग पे आए हैं, उनको मैं बता दूं कि पेपर 1 के लिए पीवाईक्यूज की प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है, जिसमें अभी तक 70वां पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं, यानी 69 ऑलरेडी हो चुके हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने प्रैक्टिस कर पाओ कर लो, और कुछ नहीं, सब कुछ छोड़ के सिर्फ पीवाईक्यूज प्रैक्टिस कर लो, वो भी बहुत हो जाएगा। ओके, उसके साथ साथ एक वीआईपी क्लासेस की टॉपिक या वीआईपी टॉपिक्स की एक प्लेलिस्ट आपको देखने को मिलेगी। वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कॉन्सेप्ट के साथ साथ पीवाईक्यूज भी करवाए हुए हैं। वो अगर कर लेंगे तो रामबाण इलाज हो जाएगा। वो चीज वीआईपी क्लासेस प्लस पीवाईक्यूज की प्लेलिस्ट, दैट्स इट। यही मैंने आपको स्ट्रेटेजी वीडियो में भी बताया था। जितने दिन बचे उतने हिसाब से जो है अपने क्वेश्चन पेपर्स, एटलीस्ट उतने क्वेश्चन पेपर्स प्रैक्टिस कर लीजिए। रोज एक पेपर तो कम से कम प्रैक्टिस करना है आपको। ओके, ये है आपके सामने पहला क्वेश्चन, डाटा इंटरप्रिटेशन का है। डाटा इंटरप्रिटेशन से डरना नहीं है, समझने की कोशिश करनी है। आपको सेम तरीका जो है वो समझ आ जाएगा कि किस पैटर्न में आपसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, जब प्रीवियस ईयर आप देख लेंगे। ओके, तो यहाँ पे जो है स्पोर्ट शूज जो है प्रोडक्शन की कंपनी है जी, 7 डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज हैं, ABCDEFG। उनका यहाँ पे कितने नंबर जो है उन्होंने बनाए हैं, कितने पेयर ऑफ शूज, उनमें से कितने परसेंट रिजेक्ट हो गए, कितने उन्होंने बेच दिए, ये इंफॉर्मेशन 2022 और 23 की उन्होंने मेंशन कर रखी है। जूतों की बात हो रही है, स्पोर्ट्स शूज की। ओके, पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ रिजेक्टेड स्पोर्ट शूज फ्रॉम ऑल द कंपनीज टुगेदर इन ईयर 2022। तो 2022 में रिजेक्टेड जूते सारी कंपनियों में कितने हैं वो बताना है, दैट्स इट। यानी 25 लाख का 3% निकालिए, 26 लाख का 5%, 32 लाख का 2%, 24 लाख का 9%, 35 लाख का 4%, 18 लाख का 5% और 30 लाख का 4% आपको कैलकुलेट करना है। कर सकते हैं ये तो कैलकुलेट, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे 25 का 3% ऐसे, तो 25 चौके 100, 4 दूनी 8, 7 चौके 7, 4 7 28, 2 4 5 20, यानी 0.75 लाख। ओके, ऐसे ही आपको सोल्व करना है। मैं आपको आंसर्स बता देती हूं ताकि आप टैली कर पाएं कि आपके आंसर्स जो है वो सही आएंगे या नहीं। तो ये 3% जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा 0.75। ये सारे लाख में ही आएंगे आंसर। 1.30, 0.64, 2.16, 1.40, 0.9 लाख और 1.2 लाख। ओके, जब आप इनका टोटल करेंगे तो आपका आंसर आएगा 8.35 लाख, यानी कि 8,35,000 की बात हो रही है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। एक बार ये कैलकुलेट करके देखिएगा। कैलकुलेटर से मत कीजिएगा क्योंकि आपको कैलकुलेटर अलाउड नहीं होगा एग्जाम में। तो बहुत सिंपल सी कैलकुलेशंस हैं, अपने आप करके देखिएगा। ओके, दूसरा क्वेश्चन, परसेंटेज राइज इन प्रोडक्शन ऑफ स्पोर्ट्स शूज फ्रॉम 2022 टू 2023 इज मोर देन 25% फॉर एग्जैक्टली इतनी कंपनीज। यानी इन 7 की 7 कंपनीज में हमें क्या देखना है कि प्रोडक्शन, यानी अगर यहां 25 लाख बने हैं तो यहां 33 लाख शूज बने हैं, कितना परसेंटेज राइज हुआ है। ठीक है, अब उस राइज में से कौन सी कंपनी में 25% से ज्यादा का राइज देखने को मिला है। जैसे कैसे निकालोगे राइज, तो कितना इंक्रीज हुआ है, 33 माइनस 25 यानी 8। ठीक है, अब 8 जो है वो कितना परसेंटेज है वो भी तो निकालना है ना। परसेंट राइज पूछा है, सो 8% कितने से बड़े हैं, 25 से बड़े हैं। इनटू में 100, 25 चौके 100, 8 चौके 32, यानी 32% जो है वो यहाँ पे नंबर ऑफ शूज एक्स्ट्रा बनाए हैं इन्होंने, प्रोडक्शन जो है वो एक्स्ट्रा हुई है। सो पहला ऑप्शन तो आ गया, यानी ये तो इंक्लूड रहेगा।
32% की बात हो रही है। ऐसे ही आपको 30 में से 26 माइनस करके डिवाइड बाय 26 इंटू 100, देन 37 में से 32 माइनस किया डिवाइड बाय 32 इंटू 100, 32 में से 24 माइनस किया एंड उसमें डिवाइड बाय 24 इंटू 100, 41 में से 35 माइनस किया डिवाइड बाय 35 इंटू 100, 18 में से 24 में से 18 माइनस किया डिवाइड बाय 18 इंटू 100, ठीक बता रही हूँ ना, बिल्कुल सही। 35 में से 30 माइनस किया डिवाइड बाय 30 इंटू 100, ठीक है। सेम तरीका जो हमने यहां पहला निकाला वैसे ही आपको बाकी कैलकुलेट करने हैं। मैं कैलकुलेट करके दिखा सकती हूँ, मैंने कैलकुलेट किए भी हैं, तो इसीलिए मैं आपको आंसर्स बता देती हूँ ताकि आप जो है क्या करें, एक बार करके देख लें इसको स्टॉप करके कि आपसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है 32% इंक्रीज, दूसरे में आपको मिलेगा 15.38% इंक्रीज, देन आपको तीसरे में मिलेगा 15.62, 33.3, 17.14, 33.3 एंड 16.6। पूछा क्या है, कितनी कंपनीज में 25% से ज्यादा प्रोडक्शन राइज हुआ है। तो ये किस कौन कौन ज्यादा है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये है, ये नहीं है, ये है, ये नहीं है, यानी 3 कंपनीज में, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा जी, 3 हो जाएगा, यानी ऑप्शन सेकंड। ओके, चलो, व्हाट इज द परसेंटेज राइज इन द प्रोडक्शन ऑफ स्पोर्ट शूज कंपनी सी 2022 से 23, ये है सी कंपनी। अभी अभी हमने प्रोडक्शन राइज कैलकुलेट किया है पिछले क्वेश्चन में, तो वहां से डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा 15.625 जो है वो आपका आंसर रहेगा, ठीक है। यानी पिछले क्वेश्चन में ही आपका ये क्वेश्चन भी सोल्व हो जाता है। Total number of sports shoes sold by all companies in year 2023 is approximately, तो जो सोल्ड हैं बेचने वाले, पहले में हमने रिजेक्टेड निकाला था, अब हमें सोल्ड निकालने हैं जो बिक गए हैं, यानी कि 33 लाख में से 72% कैलकुलेट कीजिए, 30 लाख का 76%, 37 लाख का 82%, 32 लाख का 87, ऐसे ये परसेंटेज कैलकुलेट करनी है। ओके, पूछ क्या रहे हैं, ये पूछ रहे हैं टोटल नंबर ऑफ स्पोर्ट शूज सोल्ड बाय ऑल द कंपनीज इन ईयर 2023 इज अप्रोक्सीमेटली इतने नंबर ऑफ इतने परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्पोर्ट शूज प्रोड्यूस्ड बाय ऑल द कंपनीज इन दैट ईयर। तो टोटल नंबर ऑफ स्पोर्ट शूज जो यहाँ पे बने हैं, इसको जोड़ के जो आप वैल्यू निकालेंगे, मैं आपको बता देती हूं, यहाँ पे जब आप परसेंटेज कैलकुलेट करोगे, फोर्थ क्वेश्चन है ना ये, राइट, ठीक है। तो जब आप परसेंटेज कैलकुलेट करोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 72% आप कैलकुलेट करोगे 33 का, यानी 33 मल्टीप्लाई बाय 72 डिवाइड बाय 100, ठीक है। इसको जब आप सोल्व करोगे तो इट विल बी 23.76 फॉर कंपनी ए, देन 22.80। तो इस तरीके से कैलकुलेट करके टोटल आपको मैं बता देती हूँ आपको आंसर, ताकि आप जो है कैलकुलेट कर पाए। ओके, तो जब आप ये परसेंटेज कैलकुलेट करोगे, वो परसेंटेज बता रही हूं मैं आपको 23, देन आपका 23.76, दूसरा है 22.80, आप टैली कर लीजिएगा, 30.34, 27.84, देन आपका है 32.80, 19.44, 27.30, ठीक है। टोटल निकल जाएगा, टोटल होगा 184.28। ओके, जब आप इसको टोटल करोगे 30, 33, 37, तो आपका टोटल आ जाएगा जी 232। पूछा क्या है, टोटल नंबर जो है शूज के जो बिके हैं सारी कंपनीज में 2023 में, वो कितने हैं, 184.25, ठीक है ना। हाँ ठीक है, और क्या निकलेगा, क्योंकि पॉइंट्स में तो आएगा आंसर, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ओके, सो सारी, और कितना परसेंटेज है टोटल नंबर ऑफ स्पोर्ट शूज जो प्रोड्यूस हुए हैं, तो यानी कि 232 का कितना परसेंटेज है, 184.28, तो x क्या आ जाएगा जी, 184.28 इंटू 100 डिवाइड बाई 232, तो ये आंसर आप कैलकुलेट कीजिए, 79.43 आपका आंसर आएगा। आपको 79 के बाद ही समझ आ जाएगा कि यही आंसर है। ओके, कर सकते हैं इतना, तो टैली कर लीजिएगा, इससे मैंने आपको आंसर इसीलिए बताया है, वरना मैं आप मल्टीप्लाई करने बैठूं तो वो वीडियो को ही लंबा बनाएगा बिना काम। What is the percentage rise in sale of sport shoes by company F? ये है कंपनी F,
सेल पूछी है, सेल यहाँ 90% हुई है, यहाँ 81% हुई है। किसका? ये 81% 24 का है, 90% 18 का है, यानी 90% 18 का, 81% 24 का। ठीक है, यही है ना, यही तो है। तो पूछा क्या है? परसेंटेज राइज कितना हुआ है। तो पहले तो आप क्या निकाल रहे हो, ये आप जब कैलकुलेट करोगे तो ये 19.44 आएगा। जब आप ये 90% कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आएगा जी 16.2। ठीक है, तो अब कितना इंक्रीज आपको देखने को मिल रहा है? तो 19.44 में से 16.2 माइनस कर दीजिए, तो ये 423, यानी 3.24 का परसेंटेज राइज आपको देखने को मिल रहा है। तो परसेंटेज राइज 3.4 परसेंटेज राइज किसमें? सोल्ड में, सेलिंग में, बेचने में। तो 3.24 जो है उस किसके कंपैरिजन में? अपना 16.2 के कंपैरिजन में। ये वाली वैल्यू छोटी है ना, कितना परसेंटेज मोर है, कितना परसेंटेज राइज हुआ है, तो इंटू 100। तो 16.2 था यहाँ पे, ठीक है, 16.2 लाख। यहाँ पे हो गया 19.44 लाख। कितना इंक्रीज हुआ? 3.2 लाख, 24 लाख इंक्रीज हुआ। और वो जो है कितने से? 16.2 से इतना ज्यादा। तो मल्टीप्लाई करके परसेंटेज कैलकुलेट कर दीजिए, आंसर आपका 20% आ जाएगा एग्जैक्टली। ओके, 162 का, और ये जब आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो सेम आएगा। कोठारी कमीशन सजेस्टेड स्पेंडिंग ऑफ नेशनल इनकम ऑन एजुकेशन। तो कितना परसेंट जो है वो आप नेशनल इनकम का एजुकेशन पे स्पेंड करेंगे, ये कोठारी कमीशन ने बोला था। 64 to 66 आता है, वैसे इन्होंने 63 64 दे रखा है क्वेश्चन में, बट इट्स ओके। सो 6% राइज ना, 6% बोला था जी, राइज नहीं, 6% ऑफ नेशनल इनकम, नेशनल इनकम पूछा गया है। ओके, आइडेंटिफाई द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फॉलोइंग कॉलेजेस। तो ये जो कॉलेजेस आपको दे रखे हैं इनका जो है वो आपको क्रोनोलॉजी बताना है। ऐसे ऐसे जितने भी क्वेश्चन अब तक आपके पास आए हैं उन सब में आपको क्रोनोलॉजी बताना होता है। तो वो क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चन अगर आप चाह रहे हो कि ये क्वेश्चन भी ठीक होना चाहिए तो फिर आप उसको अलग से जो है पेज पे सारी क्रोनोलॉजी लिख लीजिए, ताकि जो जो कॉमन होगा वो भी आपको पता चल जाएगा। ओके, तो ये तो फैक्चुअल क्वेश्चन है, सीधा सीधा आंसर इसका 4th हो जाएगा, EABDC। EAB संस्कृत कॉलेज, एंग्लो वैदिक और आपका सेंट्रल हिंदू कॉलेज। इफ वन ईट्स मशरूम्स आफ्टर अ लॉन्ग गैप ऑफ टाइम वन फॉल्स इल। तो अगर आप जो है बहुत लंबे टाइम के बाद मशरूम खा रहे हैं तो आप बीमार पड़ रहे हैं। आई हैव बीन हैविंग सम डाइजेस्टिव इश्यूज सिंस मॉर्निंग टुडे, देयरफॉर। तो वो पेट खराब किस वजह से हो रहा है? मशरूम की वजह से हो रहा है, ऐसा हम बोल रहे हैं। ठीक है, कि हो सकता है कि जो मिक्स वेजिटेबल सूप मैंने लास्ट नाइट पिया था उसके अंदर मशरूम हो। सो कौन सी फैलेसी जो है वो रहेगी? ये वैलिड आर्ग्यूमेंट है, या अफर्मिंग द कॉन्सिक्वेंट है, हेस्टी जनरलाइजेशन है, बेगिंग द क्वेश्चन है। सो बेगिंग द क्वेश्चन, हेस्टी जनरलाइजेशन वैलिड नहीं है, फैलेसी है इसके अंदर। सो अफर्मिंग द कॉन्सिक्वेंट जो है वो अपना आंसर रहेगा जी। एंटीसीडेंट पहले वाली टर्म होती है, कॉन्सिक्वेंट बाद वाली टर्म होती है। तो हम अफर्म कर रहे हैं, ये जो कॉन्सिक्वेंट है हमारा, कि हम क्या अफर्म कर रहे हैं कि मशरूम जो है वो उसके अंदर मिक्स होगा। ओके, सो ये अफर्मिंग द कॉन्सिक्वेंट, डिनाइंग द एंटीसीडेंट। सो ये सिचुएशन जो है वो मैंने अच्छे से फैलेसीज में आपको करवा रखी है। To teach a particular topic, a teacher first gives the students to watch the pre-recorded video of the lecture at home, then engages the students in discussion and problem-solving activities. तो ये किसका एग्जाम्पल होगा? तो ये 1000 बार बता चुके हैं, फ्लिप्ड क्लासरूम का एग्जाम्पल होगा। यानी इन जनरल जो ट्रेडिशनल क्लासरूम होता है उसके एग्जैक्ट ऑपोजिट हमने कर दिया है। ये मैंने आपको ये एग्जाम्पल देके भी बताया था कि मान लो मैं आपको ऑफलाइन पढ़ा रही हूं तो मैं आपको बोलूं कि पहले ये वीडियोस देख के आना, उसके बाद विल डिस्कस ऑन दिस टॉपिक। सो वो चीज फ्लिप्ड क्लासरूम हो जाएगी। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, बिटर पेशेंस स्वीट फ्रूट को कोड ऐसे किया गया है। कोडिंग वाले में ये हमेशा ध्यान रखना कि ये बहुत सारी स्टेटमेंट्स आपको एनालाइज करने के लिए दी गई हैं, तो बाय डिफॉल्ट ये मत मान लेना कि बिटर पेशेंस स्वीट फ्रूट लिखा है तो इसका मतलब बिटर है, ये पेशेंस है, ये स्वीट है, ये फ्रूट है, नहीं। ओके, सो ये चीज आपको ध्यान रखनी, वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा। पूछा क्या है? पेशेंस इज हैप्पीनेस विल बी कोडेड एज। तो पहले पेशेंस का कोड देखते हैं। तो देखो पेशेंस यहां है, पेशेंस इज आर्ट ऑफ होपिंग एंड बिटर पेशेंस स्वीट फ्रूट। तो इन दो स्टेटमेंट्स में सिर्फ पेशेंस ही मैच हो रहा है, तो इनकी कोडिंग में जो एक लेटर मैच हो रहा होगा दैट विल बी ऑफ पेशेंस। तो देखो बो
पो सो टो, तो यहां पे सिर्फ पो मैच हो रहा है, सो पेशेंस का क्या हो गया जी, पीओ हो गया। ठीक है, ये दोनों ऑप्शन ऑटोमेटिकली कट आउट हो गए। ओके, देन हमसे पूछा है इज का, तो देखो पेशेंस इज आर्ट ऑफ होपिंग, यहां पे भी इज है, होपिंग इज कंसीलिंग बिटर, बट यहां पे होपिंग और इज दोनों मैच कर रही हैं। ठीक है, देन है आपके पास आर्ट इज स्वीट हैप्पीनेस, तो ये देखो यहां पे जो है अपने पास कोई दो चीज मैच नहीं कर रही है, आर्ट इज स्वीट हैप्पीनेस में सिर्फ इज मैच कर रहा है और पेशेंस इज होपिंग इज कंसीलिंग बिटर, तो इन दोनों स्टेटमेंट्स में जो लेटर मैच कर रहा है दैट विल बी फॉर इज, यानी एओ एओ आईओ, आईओ मैच कर रहा है, तो आईओ किसके लिए हो जाएगा जी अपना, इसके लिए पेशेंस के लिए पीओ हो गया, आईओ इज के लिए हो जाएगा, तो आंसर अपना फोर्थ आ जाएगा। बट स्टिल अगर हैप्पीनेस को भी आप मैच करके देखो, तो पहली आर्ट इज स्वीट हैप्पीनेस, हमें ये पता चल गया आईओ इज के लिए है। ओके, देन पेशेंस, ये अपना पेशेंस इज आर्ट ऑफ होपिंग, तो अगर इज के लिए आईओ है, पेशेंस के लिए पीओ है, तो अब जो लेटर मैच करेगा वो आर्ट का मैच करेगा इन दोनों में। ठीक है, सो आर्ट का लेटर क्या हो जाएगा, ए ओ हो जाएगा, सो अगर ए ओ आर्ट का है, देन आपका आई ओ इज का है, तो स्वीट और हैप्पीनेस का बचा, पहले दोनों में स्वीट स्वीट मैच कर रहा है यानी एस ओ, तो ये स्वीट का हो गया, हैप्पीनेस का एच ओ हो गया, ऑप्शन हमारा फोर्थ हो गया। ओके, तो इस तरीके से आपको मैच करके देखनी है चीजें, ऐसे बाय डिफॉल्ट नहीं मान लेना है कि अगर बिटर पेशेंस स्वीट फ्रूट लिखा हुआ है तो ये चारों रिस्पेक्टिवली इन्हीं के लिए कोडिंग है। ओके, Microsoft Access is an example of a or an operational resource toolkit system, ERP system, database management system या knowledge management. So Microsoft Access एक database management system है जी, ये डाटा को मैनेज करता है। ERP अगर आपको नहीं पता तो ERP stands for Enterprise Resource Planning, जो कि ये नहीं है। ओके, तो ना ही यहाँ कोई रिसोर्स प्लानिंग नहीं हो रही, बस ये स्टोरेज के लिए मैनेज के लिए है। सो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है हमारा आंसर हो जाएगा। Which of the following were measures initiated by Lord Auckland? अगर आपको पिछला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर याद हो तो लॉर्ड ऑकलैंड आए थे और वो ओरिएंटल एजुकेशन को सपोर्ट करते हुए दिखे थे। ओके, मैच द फॉलोइंग में मैंने बोला था, याद रखना, आगे पूछा जाएगा। सो गारंटीड द मेंटेनेंस ऑफ ओरिएंटल कॉलेजेस, बिल्कुल ठीक है। पब्लिकेशन ऑफ यूजफुल वर्क्स फॉर इंस्ट्रक्शन इन ओरिएंटल लैंग्वेज, ये भी ठीक है। सिलेक्शन ऑफ सर्टेन प्लेसेस फॉर एस्टैब्लिशिंग सेंट्रल कॉलेजेस फॉर हाईएस्ट इंस्ट्रक्शंस, तो ये भी ठीक है। उन्होंने लाइब्रेरीज बंद करने की या स्टूडेंट स्कॉलरशिप अबोलिशन जैसी कोई बात नहीं की है, तो इन्होंने ये चीजें इनिशिएट की हैं। ए बी और सी जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। ओरिएंटल वेस्टर्न एजुकेशन की हम बात करते हैं, वेस्टर्न एजुकेशन जो मकाले ने बात की थी कि वेस्टर्न तरीके से पढ़ाया जाना चाहिए, वो चीजें, वो लिटरेचर पढ़ाया जाना चाहिए, और ओरिएंटल मतलब अपने इधर का कल्चर या जहां पे आप हो वहां के कल्चर की या ईस्ट के कल्चर की बात हो रही है। From the following, identify the propositions that are logically equivalent. तो logically equivalent का क्वेश्चन और स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन का क्वेश्चन तो हमेशा आता है, सब कॉन्ट्रेरी कॉन्ट्रेरी और वो वाला तो आपको पता होना चाहिए। सो लॉजिकल इक्विवेलेंट में भी ये तो अब तो याद हो गया होगा नए बच्चों को भी जो अब नई क्लासेस देख रहे होंगे, ए ई आई ओ, तो यहाँ पे ऑब्वर्जन तो सब में पॉसिबल है जी, यहाँ कॉन्ट्रापोजिशन, यहाँ कॉन्ट्रापोजिशन, इन दोनों में कन्वर्जन, तो अगर आप जो है कन्वर्जन कॉन्ट्रापोजिशन ये चीजें आपको पता है कैसे निकालनी है तो आप सोल्व कर लेंगे। ओके, तो सम बुक्स आर नॉवेल्स, सम नॉवेल्स आर बुक्स एंड सम बुक्स आर नॉट नॉन नॉवेल्स, या सम नॉवेल्स आर नॉट नॉन बुक्स, तो इसमें से कौन कौन से सही हैं, तो ये सारे के सारे सही हैं जी। ओके, क्योंकि सम बुक्स आर नॉवेल्स एंड सम नॉवेल्स आर बुक, ये इनका क्या हो गया, ये सम वाला है ना, आई वाला है, तो यहाँ पे कन्वर्जन पॉसिबल है, तो ये एक दूसरे का कन्वर्जन हो गई और इन दोनों का ऑबवर्जन, ये दोनों स्टेटमेंट्स आ जाएंगी। ठीक है, तो डी का ऑबवर्जन आपको बुक्स ये वाला दिखेगा, नोवेल और बुक को चेंज करो, प्रेडिकेट के साथ नोवेल नॉन लगा दो, और ये ए जो है वो ए का जो है वो सी हो जाएगा आपका ऑबवर्जन। ओके, तो देखो सम एस इज बी, तो सम एस इज नॉट नॉन बी। ठीक है, यानी कि सम बुक्स आर नॉवेल्स, सम बुक्स आर नॉट नॉन नॉवेल्स। अच्छा, ये मैंने उल्टा बोल दिया, ए का बी है जी, बी और सी, सी और डी, और ए और बी आपस में ये ऑबवर्जन है एक दूसरे की।
ओके, सो ए का उपवर्जन जो है वो आपको बी देखने को मिलेगा और डी का उपवर्जन सी देखने को मिलेगा, इसीलिए मैंने कंफर्म किया। ठीक है, तो ये टेबल अगर आपको ध्यान है तो आप कर लेंगे। मेजरमेंट का क्वेश्चन हमेशा आता है, पता है, कुछ एक क्वेश्चन है ना जो आते हैं, इसीलिए वो वीआईपी टॉपिक्स में करवाए थे। सो नॉमिनल ऑर्डिनल इंटरवल रेशियो, रैंक की बात आ गई तो ऑर्डिनल आ गया। इससे सोल्व हो रहा है क्या? हो तो गया, पी का फोर्थ, दैट्स इट। ठीक है, बाकी सारी चीजें सेम है जो कर रखी है हमने। नॉमिनल में ये कास्ट आ गया, देन आपका हाइट जो है, वेट हाइट वगैरह वो हम रेशियो में, और आपका टाइम ऑफ द डे, ईयर ऑफ द डेथ, ईयर ऑफ बर्थ, ईयर ऑफ समथिंग, सो वो सारी चीजें इंटरवल में आ गई। ये सेकंड हो गया। ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन। इस तरीके के एक्सप्रेशन को देख के डरना नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे तो आपको ये इजी साउंड करेगा कि एटलीस्ट 2 नंबर जो है वो आपको फ्री के मिल रहे हैं। कैसे सोल्व करेंगे इसको मैं एक बार बता देती हूँ, पहले भी आया हुआ है ऐसा क्वेश्चन, मैंने आपके लिए छोड़ा था कि आप कर दीजिएगा, तो आई होप आपने करके देखा हो। डिवाइड बाय क्या है, 0.48 का क्यूब लगा लो सीधा, प्लस 0.048 का क्यूब। ठीक है, पॉइंट क्या है जी, पॉइंट ये है कि आपको ऊपर 12 मतलब पॉइंट डेसिमल में गड़बड़ है, अदरवाइज सिर्फ 12 की मल्टीप्लाई करनी है। इट्स लाइक 12 इंटू 12 क्या आ गया, 144, और उसका 12 से और कर दो, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 2 एकम 2, 4 एकम 4, 4 1 8 2, 4 2 6 और 1 7 और 1 1728। ठीक है, सो टेक्निकली ये चीज आ गई है आपके पास 1728। एंड अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है जी, वैल्यू तो यही सही आएगी लेकिन डेसिमल लगाना है। ओके, तो यहां देखो 2 2 4 2 6 के बाद डेसिमल अगर मैं लगाऊंगी तो ये क्या बन जाएगा, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, इसमें फिर मुझे प्लस करना है, क्या प्लस करना है, 3 3 6 और 3 3 9 के बाद डेसिमल। ओके, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये जोड़ दीजिए। ठीक है, जोड़ के क्या आ जाएगा, 8 और 1 9, 2 7 1 0 0 डेसिमल 0। ये आपकी ऊपर वाली टर्म आ गई। ओके, नीचे वाली टर्म में 48 की मल्टीप्लाई करनी है। बस आपको ध्यान क्या रखना है, अगेन वही कि एक में 6 के बाद आएगा डेसिमल और एक में 9 के बाद आएगा, क्योंकि सेम वैल्यूज हैं। इट्स लाइक 0.08 है ना। ठीक है, मैं यहां पे करके दिखाती हूँ ताकि मुझे ये रब ना करना पड़े, इसलिए मैं ये वाला रब कर रही हूं। ठीक है, सो इसके बाद अगर आप करके देखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 48 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 8 64, 6 8 चौके 32, 33 चौथी 35 36 37 38। ठीक है, ऐसे ही मल्टीप्लाई करना है, 8 चौके 32, 3 4 चौके 16 17 18 19, यानी 4 8 और 2 10, 9 और 1 10 और 3 13 और 2। ठीक है, अब ये जो आया है इसको वापस से 2 3 0 4 को 48 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 चौके 32, 3 32 आ गया, 8 दूनी 16 8 3 24, 2 8 दूनी 16 17 18, 4 से करेंगे तो 4 चौके 16, 4 3 12, 4 दूनी 8 और 1 9, यानी 2 6 7 8 9, 4 और 1 5, 8 और 2 10, 9 और 1 10 और 1 11, 11 0, मैं चेक कर लू, ठीक है, 11 0 592, यही है जी। ओके, तो अब मैं क्या करूंगी, 11 0 592, यानी 2 2 4 2 6 के बाद डेसिमल लगाऊंगी, तो 2 2 4 और 2 6, यानी ये इतना। ठीक है, देन यहां पे 3 3 6 और 3 3 9 के बाद डेसिमल लगेगा, तो 6 7 8 9, यानी 3 0 और 110 और 592, इसको जोड़ दीजिए जी। ठीक है, जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, 2 5 9 2, 9 और 1 10, 5 और 1 6 और 1 7, 0 1 1.0। ठीक है, ये दो चीजें आ गई, इतना तो इजी है, इतना तो आराम से कर सकते हैं। मेन दिक्कत हो सकता है आपको किसके अंदर आए, आपको डिवीजन में आए। ओके, उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा एक जो है लॉजिकल तरीका बता देती हूँ कि हाँ हम ऐसा भी कर सकते हैं। जैसे मैंने पिछली बार बोला था ना कि आप जो है क्या कर दीजिए, डिवाइड मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो यानी कि आप ये कहना चाह रहे हो कि 0.001729728 डिवाइड बाय 0.110702592। ठीक है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे भी 3 3 6 3 3 9, यानी 9 ही ऊपर डिजिट है, 9 ही नीचे, तो मैं डेसिमल कट भी कर सकती हूँ।
ठीक है। सो अब क्या करना है, अब मैं मान के चल रही हूं कि ये आंसर किसके बराबर है, 1/16 के, 1/4 के, 4 के या 1/64 के। ओके, तो मान लो क्योंकि ये ऊपर वाली डिजिट काफी छोटी है और नीचे वाली काफी बड़ी है, तो मान लो मैं मान रही हूं 1/64 के बराबर है। ओके, ये मैं मान रही हूं, अभी के लिए आंसर नहीं है ये। ठीक है, तो मैं इन चारों ऑप्शंस को अब रख रख के देखूंगी, जिससे मेरे लिए इजी हो जाएगा कि अगर मैं डिवाइड करने की बजाय इसको 64 से मल्टीप्लाई करके देखूं तो मेरा आंसर ये आना चाहिए, क्योंकि ये भी तो इज इक्वल टू से इधर चला जाएगा। ठीक है, ऐसे ही मैं 1/16 रख के बराबर रख के देखूंगी और इसको 16 से मल्टीप्लाई करके देख लूंगी, या फिर 1/4 के बराबर रखूंगी, इसको 4 से मल्टीप्लाई करके देख लूंगी। अगर मैं इक्वल टू 4 रखूंगी तो वो तो ऑटोमेटिकली गलत हो गया, क्योंकि 4 की जब मैं ये वैल्यू ऑलरेडी बड़ी है, मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करूंगी तो ये थोड़ी आएगा। ठीक है, तो वो वैल्यू आनी चाहिए, तो जब आप 64 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी नीचे वाली वैल्यू आ जाएगी, विच मीन्स आपका आंसर 1/64 आ जाएगा। ठीक है जी, सो ये चीज आप अपना सकते हो लास्ट में जाके, ताकि आपको बहुत बड़ा डिवाइड ना करना पड़े और उस डिवीजन में भी कंफ्यूजन हो गया तो और दिक्कत आ जाएगी। An instructor uses portfolio assessments in an art class. What key components should be included in the student's portfolio? तो कौन से की components जो है वो स्टूडेंट के पोर्टफोलियो में शामिल होने चाहिए? कलेक्शन ऑफ कंप्लीटेड आर्ट वर्क, क्योंकि आर्ट की क्लास है, तो हाँ आर्ट वर्क की बात हो रही है। रिफ्लेक्टिव एसे ऑन देयर क्रिएटिव प्रोसेस, स्टैंडर्डाइज टेस्ट स्कोर्स और पीयर, क्योंकि आर्ट की बात हो रही है तो स्टैंडर्डाइज टेस्ट स्कोर्स थोड़ा सा जो है वो गड़बड़ रहेगा, क्योंकि आप क्या स्टैंडर्डाइज करोगे, आर्ट तो आर्ट होती है ना। पीयर फीडबैक और क्रिटिक्स आप इंक्लूड कर सकते हो, और आपके क्रिएटिव प्रोसेस के ऊपर एक रिफ्लेक्टिव ऐसे भी इंक्लूड कर सकते हो। ए बी डी आपका आंसर आ जाएगा। ओके, क्योंकि और कोई ऑप्शन हमारे पास है ही नहीं जिसमें सी को भी इंक्लूड कर रखा हो। द मीडियम ऑफ इंटरनेट इज डिस्क्राइब्ड एज, तो इंटरनेट के मीडियम की बात हो रही है, रेस्ट्रिक्टेड पॉसिबिलिटी नहीं। रेस्ट्रिक्टेड कहाँ है, इंटरनेट तो बहुत अनरेस्ट्रिक्टेड है एक तरीके से, जितनी नॉलेज जितनी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, तो ये तो गलत लग रहा है। अनइम्प्रेसिव थियोलॉजी, और कुछ हो ना, देखो थियोलॉजी तो है नहीं एक तरीके से, क्योंकि थियोलॉजी यूजुअली धर्म से रिलेट किया जाता है, बट अगर मीडियम ऑफ इंटरनेट को हम माने तो इट विल बी इंप्रेसिव ना, क्योंकि रेस्ट्रिक्टेड नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं। हाँ, यूनिवर्सलिस्ट है, रिडम्पटिव है और इलेक्ट्रॉनिक असेंबली है। ओके, तीन ऑप्शन सिलेक्ट करने हैं, तो पहले दो तो नहीं होंगे, बचे कौन से, सी डी ई ही बचे हमारे पास। ओके, सोमदत्त हु इज नेवर सीन ईटिंग ड्यूरिंग द डे टाइम इज कॉन्टिन्यूअसली गेनिंग वेट, तो वो उसको खाते हुए तो देखा ही नहीं दिन में, तो शी मस्ट बी ईटिंग ऑल फूड एट नाइट, ये कंक्लूजन निकाला हमने। तो ये स्टेटमेंट जो है कौन सा मीन्स ऑफ नॉलेज है, डायरेक्ट परसेप्शन नहीं, डायरेक्ट परसेप्शन तो जब होता है जब मैंने उसको डायरेक्ट खाते हुए देखा होता। उपमाना हम कोई कंपेयर भी नहीं कर रहे हैं, ना ही कोई वर्बल टेस्टिमनी है कि भगवान ने बोल दिया हो कि भाई वो रात को खा रही है, तो ऐसा भी नहीं है। ठीक है, तो अर्थपति रहेगा जी पोस्टुलेशन, तो अर्थपति नॉलेज जो है उसमें हम प्रिजम्पशन या पोस्टुलेशन के थ्रू पहुंचते हैं नॉलेज के सोर्स, मतलब वो सोर्स ऑफ नॉलेज रहेगा, क्योंकि हमने यहां प्रिज्यूम कर लिया है कि वो रात को ही खाती होगी। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट इंटरनेशनल सोलर अलायंस, तो 100 से ज्यादा मेंबर्स हैं इस अलायंस में, ठीक बात है। हेडक्वार्टर जेनेवा नहीं गुड़गांव में है, तो बी तो नहीं आएगा, बी नहीं आएगा, तो ए डी ई और सी डी बचा, ए सही है वैसे भी। सी में बोल रहे हैं मोस्ट ऑफ इट्स मेंबर कंट्रीज लाई बिटवीन इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो देखो इक्वेटर से नहीं बोला, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच में लाई करते हैं, और वैसे भी अब तो सारे के सारे सबको अलाउड है, कोई भी जो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस ज्वाइन कर सकता है, लेकिन मेजरली कंट्रीज वही है अभी तक। ओके, जो कैप्रिकॉन और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच लाई करते हैं, ना कि इक्वेटर के बीच, तो ये तो नहीं होगा। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है अलायंस का, टू एफिशिएंटली यूज सोलर एनर्जी, ये बात ठीक है जी। कोलैबोरेटिव इनिशिएटिव है इंडिया और फ्रांस का, ये बात भी ठीक है, इसीलिए हिंदी इंग्लिश और फ्रांस जो है वो लैंग्वेज जो है वो मानी जाती है इसमें कि हाँ ऑफिशियल लैंग्वेज है। आंसर एडीई हो जाएगा। व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन टीवी एंड सिनेमा, सो आई मूवमेंट नहीं, देखते तो दोनों ही चीजों को है। साउंड रिवर्बरेशन, ऐसा भी नहीं है, साउंड भी मतलब इट्स लाइक टीवी में भी साउंड क्वालिटी अच्छी आती है। बैंडविड्थ, ओके। वाइटैलिटी डिफरेंशियल हो सकता है कि आपका एक्सपीरियंस या जो वाइटल्स गेन करेंगे वो जो है डिफरेंट है आपका एक्सपीरियंस। ठीक है, तो डी ऑप्शन जो है वो बताया गया जी, सही है।
ओके, कॉन्सेप्ट दे रखा है, डिस्क्रिप्शन दे रखा है, क्लोज्ड टेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ सेफ्टी, ओरैलिटी, क्लस्टर, अवॉइडेंस ऑफ रिस्क। तो अगर आप सेफ्टी की बात कर रहे हैं तो आप रिस्क को अवॉइड करेंगे, तो ये आना चाहिए। देन टेक्स्ट टू एलिसिट अ सिंगल रिस्पॉन्स, ये तो क्लोज्ड टेक्स्ट में देखने को मिलेगा कि एक ही रिस्पॉन्स आपका सही हो। वर्बल एक्सप्रेशन की बात हो रही है तो आपका ओरैलिटी हो गया। एक ही बचा क्लस्टर वाले में बेसिक रिटोरिकल स्ट्रक्चर। तो 3 4 1 2 आंसर थर्ड होना चाहिए। ठीक है, चैनल नंबर दे रखे हैं, उनके नाम दे रखे हैं। ये क्वेश्चन अगर गलत हो रहा है तो भाई भगवान ही बचाए उस बच्चे को, क्योंकि उसने ढंग से चीजें सुनी नहीं है, देखी नहीं है। क्योंकि ये चीजें तो बता रखी हैं कि पहले 10 के चैनल नंबर तो याद रख के जाओ, चैनल नेम याद रख के जाओ, उसके अलावा कौन किसको मैनेज कर रहा है कि अच्छा पहले 10 चैनल और 21वां चैनल सीईसी मैनेज कर रहा है, फिर आपका जो है पीएम ई विद्या वाले चैनल कौन मैनेज कर रहा है, कौन से नंबर तक हैं, नेप्टल इग्नू किसको मैनेज कर रहे हैं। तो वो चैनल्स आपको याद रखने पड़ेंगे। ओके, तो अगर आपको याद होगा, चाहिए मैं लगाना भूल गई इसमें, तो याद होगा तो ऑप्शन सेकंड आपका सही हो जाएगा। ये है आपके वागीश, संस्कृति, प्रबोध, सारस्वत, प्रबंधन, विधिक, कौटिल्य, आर्यभट्ट, संपदान, दक्ष। और आपका 21वां चैनल है व्यास। तो ये 11 चैनल को कौन मैनेज कर रहा है? सीईसी यूजीसी न्यू दिल्ली मैनेज कर रहा है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेज आर कंप्यूटर आउटपुट डिवाइसेज ओनली? तो आउटपुट डिवाइस यानी जो आपको आउटपुट शो करेगी। स्पीकर में आपको आवाज सुनाई देगी, प्रोजेक्टर में आपको प्रोजेक्ट स्क्रीन पे चीजें दिखाई देंगी, लाइट पेन तो पॉइंट करने के लिए हो गया एक तरीके से, स्कैनर तो स्कैन करेगा और आपके मतलब उसमें इनपुट हो गया ना स्कैनर, तो ए तो नहीं आएगा, ए नहीं आएगा तो डीई या बीडीई। हाँ, प्लोटर होता है जी, प्लोटर जो बड़े बड़े ग्राफ चार्ट या उनको आउटपुट प्रिंट निकालने के काम आता है एक तरीके से। ठीक है, तो बीडीई हो जाएगा। ओके, आइडेंटिफाई द थ्रेट्स टू इंटरनल वैलिडिटी, तो ये भी आपका रिसर्च एप्टीट्यूड में करवा रखा है। सिलेक्शन थ्रेट, मैच्योरेशन थ्रेट, एट्रीशन थ्रेट या फिर टेस्टिंग थ्रेट। तो इसमें से कौन कौन से थ्रेट्स जो है वो इंटरनल वैलिडिटी के लिए हैं? तो सारे के सारे हैं जी। ये एट्रीशन को आप मोर्टेलिटी से भी याद रख सकते हो कि सब्जेक्ट मोर्टेलिटी या सैंपल मोर्टेलिटी एक तरीके से। ओके, तो ये थ्रेट्स टू इंटरनल वैलिडिटी मिनिमम ये तो याद रखिए। एंड फिर भी कोई दिक्कत आती है, देखो ये रहा मोर्टेलिटी, तो मोर्टेलिटी और एट्रीशन, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। ठीक है, A teacher wants his students to watch pre-recorded videos and answer questions emptied in the videos. तो वो पहले देखो उन वीडियोस को और उन वीडियोस से ही आंसर आपको जो है वो, इट्स लाइक जैसे कॉम्प्रिहेंशन पढ़ो और आंसर दो ना, तो ऐसे ही प्री रिकॉर्डेड वीडियोस देखो और उसके बाद आंसर दो उन वीडियोस के क्वेश्चंस के, वीडियोस में से उन क्वेश्चंस के। तो कौन सा टूल ज्यादा सुटेबल रहेगा? एड पजल, देन आपका एवरनोट, गूगल डॉक्स और स्ट्रॉपॉल। तो देखो डॉक्स डॉक्यूमेंट के लिए है, एवरनोट नोट मेकिंग के लिए है, एड पजल जो है वो अपना एजुकेशन में पजल के लिए, यानी आप जो है क्वेश्चन आंसर यहाँ पे राउंड करवा सकते हो वीडियोस के बाद, प्री रिकॉर्डेड वीडियोस के बाद। बचा आपका स्ट्रोपोल, तो आंसर फर्स्ट रहेगा स्ट्रोपोल या स्ट्रोवोट या स्ट्रो बैलेट। तो एक तरीके से अनऑफिशियल वोटिंग होती है यहाँ पे। ओके, बट टीचर अगर करवा रहा है तो एक तरीके से ऑफिशियल वोटिंग ही है उन क्वेश्चंस के ऊपर। तो वो चीज जो है एक ओपिनियन आपका अलग अलग हो सकता है, तो इसलिए स्ट्रॉ पोल जो है वो नहीं आएगा जी इसमें, जब हम मोस्ट सुटेबल टूल की बात करेंगे। Which of the following methods of graphical representation of data would be useful in showing association between two variables? तो जब आप एसोसिएशन दिखाते हो तो आप स्कैटर प्लॉट दिखाते हो। ठीक है, पाई चार्ट्स आप दिखाते हो जब आपको प्रोपोर्शन दिखाना होता है, देन आप लाइन दिखाते हो जब आपको ट्रेंड दिखाना होता है। ओके, लीचेट क्या है? सो ये ग्रीन हाउस गैस है, एयर पोल्यूटेंट है, लिक्विड एक्सट्रैक्ट फ्रॉम लैंडफिल साइट है, या फिर आपका ये क्या बोलते हैं ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस है। तो ये तो नाम से पीवाईक्यू है, ये डिट्टो पीवाईक्यू रिपीट है, पता होना चाहिए। लीचेट क्या हो गया? जो लैंडफिल्स होते हैं वहां से जो लिक्विड एक्सट्रैक्ट निकलता रहता है, क्योंकि आपने वहां पे डंप तो कर दी सारी की सारी चीजें डंप यार्ड में उस साइट के ऊपर, बट सारा वेस्ट डंप करने के बाद अब उसमें गीला कचरा भी तो है। तो वहां से फिर वो गंदा मतलब अजीब से कलर का या ब्लैक कलर का वो लीचेट जो है वो आपका निकलना शुरू होता है, तो वो लिक्विड एक्सट्रैक्ट जो है उसको लीचेट बोलते हैं। According to David Holmes, the textual and behavioral qualities of communication are determined by architecture of particular.
सो टेक्स्ट की और बिहेवियरल क्वालिटी की बात हो रही है कम्युनिकेशन की, कि आप कैसे जो है उसको पता लगाओगे, कैसे डिटरमाइन करोगे। तो आप उसको किस तरीके से आपको वो चीज बोली गई है, उसी बेसिस पे तो उस टेक्स्ट या बिहेवियर की क्वालिटी आपको पता चलेगी। तो मीडियम क्या है वो कम्युनिकेशन पहुंचाने का, वो डिसाइड करेगा, कि वो बताएगा आपको बिहेवियरल क्वालिटीज या टेक्सचुअल क्वालिटीज। ओके, कंसीडर द सीरीज। अगेन आपको सीरीज है, क्वेश्चन मार्क की जगह आपको बताना है कौन सा है, तो आपको वही पैटर्न ढूंढने की कोशिश करनी है। मैं सीधा बता देती हूँ क्या रहेगा। तो आप जो है पहले वाली स्टेटमेंट लीजिए, इट्स लाइक 1 + 2 का स्क्वायर। 2 यहाँ पे हम स्क्वायर जो करेंगे वो एक तरीके से प्राइम नंबर्स होंगे जो खुद से या 1 से डिवाइड हो रही है। ओके, सो 1 + 2 का स्क्वायर 5 आ गया, देन 5 को लाइए, 3 का स्क्वायर 14 आ गया, 14, 5 का स्क्वायर देन 39, 39 + 7 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर। तो ये नंबरिंग आगे आगे चलती रहेगी। ओके, सो आंसर क्या आ जाएगा जी आपका 378 आ जाएगा। ओके, Which of the following are routes for exposure to pollutants in human? So pollutants human मतलब human कैसे exposure जो है, human का exposure कहाँ से हो सकता है, रूट्स क्या क्या है, तरीके क्या क्या है, रास्ते। ठीक है, तो इनहेलेशन, सांस आप लोगे तो पोल्यूटेंट्स जो है आसपास के एरिया में वो जाएंगे। इनहेलेशन बिल्कुल ठीक है, इनहेलेशन ठीक है, तो ये आपका गलत हो गया। देन आता है कंजम्पशन। कंजम्पशन यूजुअली आप फूड के थ्रू, वाटर के थ्रू वैसे करते हो, तो वो जो है वो पोल्यूटेंट्स ओके देखते हैं, चलो ठीक है। देन इंजेशन, ओके, डर्मल या फिर आपका डाइजेशन। सो हाँ, स्किन के थ्रू जा सकते हैं जी, तो डी भी रहेगा। तो ए और डी तो रहेंगे फॉर श्योर, तो ए, सी और डी आपका आंसर हो जाएगा बाय डिफॉल्ट। ओके, सो कंजम्पशन कंज्यूम करना या डाइजेशन, इसमें जो है वो पोल्यूटेंट्स के मेजर रूट्स नहीं देखने को मिलेंगे, स्पेसिफिकली जब हमें अप्रोप्रिएट आंसर सिलेक्ट करना है उस बेसिस पे। तो इनहेलेशन तो होगा ही होगा, उसके बाद डर्मल भी होगा कि वो जो है पोल्यूटेंट्स आपके स्किन के थ्रू भी जा सकते हैं। ओके, तो ए, सी, डी। Which of the following propositions are contradictory? Contradictory यानी opposite. So A, E, I और O, तो A और O और E और I. So ये है A, ये है E, ये है I, ये है O. So A और O, E और I, यानी या तो A और D आए या B और C आए। B, C ऑप्शन में नहीं दे रखा, बचा क्या A और D। ठीक है, BIP वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंस्टेंट मैसेजिंग, VPN वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, WWW। तो ये पूछे गए हैं आपसे, अ नेटवर्क दैट प्रोटेक्ट्स डाटा बाय एनक्रिप्टिंग नेटवर्क ट्रैफिक। तो ये वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होगा, हमने लास्ट क्लासेस में किया है ये। ठीक है, अ टेक्नोलॉजी दैट अलाउज यू टू टॉक विद पीपल, अदर पीपल यूजिंग इंटरनेट। तो वो टेक्नोलॉजी जो आपको दूसरे से बात करने के लिए अलाउ कर रही है। ओके, अ सिस्टम ऑफ इंटरलिंक्ड हाइपर टेक्स्ट, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो ये तो थर्ड लग रहा है ना मुझे, बट देखते हैं चलो। अ सिस्टम ऑफ इंटरलिंक्ड हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स एक्सेस्ड वाया इंटरनेट, तो ये WWW के थ्रू हो जाएगा। ठीक है, देन आपका है जी, अ टूल फॉर रियल टाइम कम्युनिकेशन बिटवीन 2 और मोर पीपल सेंडिंग टेक्स्ट मैसेजेस टू देयर डिवाइसेस। तो ये इंस्टेंट मैसेजिंग हो गया। सो आंसर फोर्थ आना चाहिए, फोर्थ है। ठीक है, 3, 1, 4, 2। अ मैन इन्वेस्ट 1550 रुपए इन 2 पार्ट्स, वन पार्ट एट द रेट ऑफ 8% इंटरेस्ट और दूसरा पार्ट जो है वो 6% इंटरेस्ट रेट पे। इफ द टोटल इंटरेस्ट अर्न इन 1 ईयर इज 106, तो आपको जो है क्या निकालना है, अमाउंट कितना इन्वेस्ट हुआ है रिस्पेक्टिवली, कि 8% में कितना डाला है, 6% में कितना डाला है। तो देखो पॉइंट ये है कि या तो आप टेक्निकली जाइए उसी तरीके से कि अच्छा PRT/100 है फॉर्मूला, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ये है, टाइम सेम हो जाएगा दोनों में ही, और आप जो है प्रिंसिपल अमाउंट को x और x2 मान लीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से हो गया। दूसरा ये हो सकता है कि आपके पास 106 इंटरेस्ट है 1 साल का, टाइम 1 ही साल है। ठीक है, तो एक तरीका तो ये हो गया कि P1 लगाओ, P1R1T डिवाइड बाय 100 प्लस P2R2T डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू 106। या तो मैं ये तरीका अपनाऊं, या फिर मैं ये देखूं कि 106 ही इंटरेस्ट है, तो मैं यहां पे ये जो यहां वैल्यूज दे रखी हैं 650 क्योंकि रिस्पेक्टिवली दी हुई हैं, तो 8% निकालूंगी 650 का, 6% निकालूंगी और क्या कर दूंगी उसको, एक देखूंगी कि वो टोटल 106 आता है या नहीं आता है।
ठीक है, तो वो पता चल जाएगा मुझे कि अच्छा मैंने यहाँ पे इन्वेस्ट किया था, ये 8% दे रहा है मुझे, एक जीरो से एक जीरो कट, दो चौके 8, दो पंजे 10, पांच एकम 5, 6, 5 तिये 15, 4 तिये 12, 4 एकम 4 और एक 5, 13 चौके 52। दूसरा है 900, 900 का 6%, 6 नीम 54, 4 और 2 6, 5 और 5 10, 106 है जी, पहला ही आंसर हो गया ये तो लकीली। ठीक है, कि इनका परसेंटेज जो है इस रेट पे जो इनको फायदा हो रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, उसका टोटल 106 है, बिल्कुल ठीक है। या फिर आप उस तरीके से जाइए कि अच्छा आपने दो मान लिए कि ये मेरा P1 है, P2 है, फिर वो इक्वेशन बनानी पड़ेगी तो वो लंबा पड़ेगा आपका। ठीक है, सो मोस्टली आपके जो क्वेश्चंस होते हैं वो लॉजिक से, और आप जो है रिवर्स जो आपको ऑप्शन दिए हुए हैं उस हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन पूछा गया है जी, कई बार आ चुका है ये, मतलब अगर मैंने ये 17वीं क्लास है, 60 से क्लास हमने शुरू की थी, तो 11वीं क्लास हो गई है, एंड 11वीं क्लास में से ये लगा लो 5-7 क्लास में तो आया ही है ये क्वेश्चन। सो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन सिग्मा यानी स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय मीन इनटू 100, ये कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला रहेगा। ओके, सो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बस यहां से कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालिए और उसको अरेंज कर दीजिए। इस बार डिक्रीजिंग ऑर्डर में पूछा है तो डिक्रीजिंग में अरेंज कर देना। आंसर थर्ड आएगा। आ रहा है या नहीं आ रहा है वो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि मैं कई बार करवा चुकी हूँ। अब क्या कैलकुलेशन तो आप कर लेंगे। अरे रुकिए 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 रुकिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट ट्रोपोस्फियरिक, ठीक है ना, यही क्वेश्चन है। हाँ ठीक है, अपना 35th क्वेश्चन। तो ट्रोपोस्फियरिक ओजोन या ग्राउंड लेवल ओजोन के बारे में पूछा गया है। ये गुड ओजोन है? नहीं, गुड ओजोन तो जो ऊपर है वो वाली है ना, जो अपनी स्ट्रेटोस्फियर में है। इट इज फॉर्म्ड ड्यू टू डाउनवर्ड ट्रांसफर ऑफ ओजोन फ्रॉम ओजोन लेयर। मतलब हाँ भी ना भी, ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है। ठीक है, इट इज फॉर्म ड्यू टू एक्शन ऑफ सनलाइट ऑन ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ये बात सही है। ग्रीन हाउस गैस है, फोटोकेमिकल स्मोक का की कंपोनेंट है। ए नहीं आएगा, सी डी ई तो डेफिनेटली आएगा। ओके, बी सी डी ई या सी डी ई मान लेते हैं, बी सी बी को भी मान सकते हैं। ऐसा सोल पर्पस नहीं है कि सोल सोर्स नहीं है कि ऐसे ही ओजोन आएगी, बट हाँ ये ओजोन जो है वो बी वाला इंक्लूडिंग कर सकते हैं कि हम ओजोन लेयर से जो ओजोन वहां से डिप्लीट हो रही है, सो वो डिप्लीशन से नीचे आके ओजोन बन रही है, वो चीज भी कंसीडर हो सकती है। देन है जी हंटर कमीशन, सैडलर कमीशन, हार्टोग कमेटी, सार्जेंट प्लान्स। ओके, यूनिवर्सिटी का टेक्नोलॉजिकल डिपार्टमेंट्स प्रोवाइडिंग फॉर रिसर्च एंड टीचिंग, विड्रॉल ऑफ गवर्नमेंट सपोर्ट टू कॉलेजिएट एजुकेशन। तो ये विड्रॉल तो किसने बोला था? हंटर ने बोला था कि आप जो है गवर्नमेंट सपोर्ट हटाइए और बाकी लोगों को इन्वेस्ट करने दीजिए इसमें। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ मोफसिल कॉलेज, मोफसिल कॉलेज होते हैं जी जो रूरल एरिया या प्रोविंशियल एरिया में कॉलेजेस थे, तो वो उसके डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं इनटू फ्यूचर यूनिवर्सिटी सेंटर्स। और एनरिचमेंट ऑफ कॉलेज लाइब्रेरीज एंड कंसंट्रेशन ऑन ऑनर्स कोर्सेज इन सेलेक्ट सेंटर। तो ये जो टेक्नोलॉजिकल डिपार्टमेंट वाली बात है ये इन्होंने बोली थी ना, है ना, फर्स्ट। हाँ, टेक्नोलॉजिकल डिपार्टमेंट वाली बात सार्जेंट प्लान में बोली गई है कि यूनिवर्सिटी टेक्नोलॉजिकल डिपार्टमेंट्स प्रोवाइडिंग फॉर रिसर्च एंड टीचिंग, तो ऐसे डिपार्टमेंट्स होने चाहिए। अगर मैं ये भी देखूं तो सेकंड फर्स्ट यानी सेकंड आना चाहिए। ठीक है जी, ठीक है। तो सैडलर कमीशन ने ये मोफिसिल वाली बात बोली है और हार्टोग कमेटी ने ये कॉलेज लाइब्रेरीज और कंसंट्रेशन ऑफ ऑनर्स कोर्सेज इन सिलेक्ट सेंटर ये बात बोली है। ओके, अब ये चीजें तो आपको पता थी कि ये कमीशन और ये चीजें कब आई हैं, आपके कमीशन और कमेटीज, उनके आगे ये वाली लाइन भी ऐड कर लीजिए। ठीक है, अपने नोट्स में ऐसे नोट्स को अपडेट किया जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू? ओके, इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल 40 है, गेन जो है उसके ऊपर 15% का हुआ है, कॉस्ट प्राइस 32 है, सारी चीजें तो दे रखी हैं, तो 32 का 15% क्या रहेगा, और वो भी 15% गेन पूछा है, तो इसमें 32 प्लस कर देना फिर। ठीक है, तो ये क्या आ गया, 5 तिये 15, 5 दूनी 10, 0, 3 दूनी 6, 3 तिया 9 डिवाइड बाय 20 एंड हाँ ठीक है, जा तो रहा था ये 4 2 से 2 चौके 8, 2 8 16, 2 एकम 2 0, 4.8। तो 4.8 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये तो 36.8 आया, बट यहाँ तो 40 है सेलिंग प्राइस, तो ये तो गलत हो गया, ए तो नहीं आएगा फॉर श्योर। बी डी बी सी बचा, यानी बी सही है, सोल्व करके देखना सही है या नहीं है, वैसे ही मैंने करके देखा है।
डी और सी में से एक चेक कर लो। अब मान लो मैं डी चेक सी कर लेती हूँ। अ मैन बाइज अ साइकिल फॉर 500 बट उसको 400 में बेच देता है और उसको लॉस हुआ 22% का, यानी कि 500 का 22%, 5 दूनी 110 हुआ ये तो, यानी 500 में से 110 गए, 0 9 और 4 में से एक गया 3, 390 में बेचनी थी, 400 में बेच दी। 400 जो है वो 22% नहीं है जी, तो ये गलत हो गया, ए गलत था ही, बी और डी बच गए, दोनों ऑप्शन सही हैं, कैलकुलेट करके देखना। ऐसे ही परसेंटेज नॉर्मल, क्योंकि सारी चीजें तो इजी दे रखी हैं इन्होंने। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फॉलोइंग मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन, तो सबसे पहले तो फेस टू फेस, बी, बस यहीं से ही आ जाता आंसर, तो बी ए सी डी, ठीक है। डाटा कास्टिंग लास्ट में रहेगा और ब्रॉडकास्टिंग उससे पहले रहेगा, ठीक है। सो ये चीज आप ध्यान रखिए कि ब्रॉडकास्टिंग को यूजुअली हम बोलते हैं एक्ट ऑफ सेंडिंग आउट प्रोग्राम्स ऑन रेडियो और टेलीविजन, जबकि डाटा कास्टिंग जो है वो रेडियो वेव्स की हेल्प से डाटा को ओवर अ वाइड एरिया स्प्रेड करती है। तो डाटा कास्टिंग थोड़ा और बड़े लेवल पे हो गया, उससे छोटा ब्रॉडकास्टिंग रहेगा, उससे पहले अपना जो है वो क्या रहेगा, प्रिंट, उससे पहले रिटर्न, और रिटर्न से बेटर अपना फेस टू फेस। तो फेस टू फेस से शुरू होकर डाटा कास्टिंग तक जाना है अपने को। आंसर सेकंड। इफ द स्टेटमेंट सम रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर, अगर ये सही है, यानी ये तो आई स्टेटमेंट है, ए ई आई ओ में से, राइट, तो कौन सी गलत हो जाएगी इंस्टेंटली, तो नो वाली गलत हो जाएगी जी, कॉन्ट्राडिक्टरी है तो डी तो गलत होगी ही होगी। ये ट्रू है तो दूसरी जो है वो ट्रू भी हो सकती है, फॉल्स भी हो सकती है, जो अपना ओ है स्टेटमेंट, ठीक है। सो फॉल्स तो डी होगी, डी ओनली। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज अ प्रोमिनेंट इंडोर एयर पॉल्यूटेंट, ये क्वेश्चन भी पीवाईक्यूज में आया हुआ है। रेडोन आंसर रहेगा, एक रेडियो एक्टिव गैस है जो कि बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट मानी जाती है इंडोर एयर पोल्यूशन के लिए, कि हाँ ये इंडोर एयर पॉल्यूटेंट है, कि अंदर घर के अंदर या कई बार जो स्मेल वगैरह वाले इलाके होते हैं वहां पे भी बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं इसके डेवलप होने के, तो नेचुरली मिलती है ये, ठीक है। तो नेचुरल गैस आप बोल सकते हो इसको, नेचुरली आपको मिल जाएगी। Which component of Baddeley's basic working memory model is involved in the task of rapid repetition of word like seesaw? तो ये लैंग्वेज को इंक्लूड कर रहा है जी, लैंग्वेज है तो फोनोलॉजिकल लूप हमारा आंसर हो जाएगा। हमने वो लूप पढ़ा था, विजुअल स्पेशियल स्केच पैड, देन यहाँ पे सेंट्रल एग्जीक्यूटिव, यहाँ पे मेमोरी एपिसोडिक मेमोरी, देन लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो ये पूरा का पूरा फ्लो चार्ट सा जो पढ़ा था, बताया भी था लास्ट क्लास में कि ये बेडले नाम याद रखिए, इनका वर्किंग मेमोरी का मॉडल है ये, ओके। जो लैंग्वेज से रिलेट करेगा वो फोनोलॉजिकल, जो विजुअल और स्पेस वाली चीजों से रिलेट करेगा वो विजुअल स्पेशियल स्केच पैड। यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन सजेस्टेड अ बैचलर डिग्री ऑफ 5 साल, 4 साल, 3 साल, 2 साल, 3 साल की डिग्री की बात की थी उन्होंने। अकॉर्डिंग टू यूजीसी रेगुलेशंस, प्लेगरिज्म का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग परसेंटेजेस ऑफ सिमिलैरिटी इन अ रिसर्च आर्टिकल would result in debarring a university teacher from supervising PhD student for period of 2 years. So 2 years जो है वो आपका 40 तक से 40 से पहले वाली सिचुएशन, बाकी तो 40 के बाद की है ना, 40 से 60, 60 से ऊपर ना, हाँ तो 44 होना चाहिए आंसर, ठीक है। तो 40 से 60 ये पेनल्टीज हैं, मैंने वीआईपी क्लास में करवाई हुई हैं, बट मैंने यहाँ स्लाइड ऐड कर दी है। ये पेनल्टीज बच्चे के ऊपर हैं और ये पेनल्टीज टीचर या रिसर्चर के ऊपर जो आपका ऑलरेडी जॉब में है एक तरीके से इंसान, ठीक है। तो ये देखो, डीबैरिड फॉर द पीरियड ऑफ 2 years, यानी वो किसी और बच्चे को नहीं ले सकता अपने अंडर, तो ये लेवल 2 में 40 to 60 के अंडर आएगा। Which of the following is a software that displays unwanted or sometimes irritating pop-up advertisements which can appear on your computer or mobile phone? तो जो एड्स बीच में आती हैं वो किस टाइप के सॉफ्टवेयर की वजह से आ रही हैं? तो वो एडवर्टाइजमेंट सॉफ्टवेयर यानी एडवेयर, ओके। स्पाई करने वाला स्पाई सॉफ्टवेयर, ये अपने जो है वो मालवेयर हो गए, तो ये चीजें याद रखिए। ऑन द बेसिस ऑफ कवरेज एरिया असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। सो लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और आपका पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो पहले तो पर्सनल ही आएगा, सबसे पहले असेंडिंग में लगाना है, तो ये दोनों गलत हो गए। लास्ट में क्या आ रहा है, वाइड एरिया आ रहा है। सो मैन जो है मेट्रोपॉलिटन एरिया पहले आएगा या लोकल एरिया पहले आएगा, तो आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। पहले लोकल एरिया नेटवर्क, उसके बाद मेट्रोपॉलिटन।
तो पर्सनल, लोकल, मेट्रोपॉलिटन एंड देन वाइड एरिया। ये आपका कॉम्प्रीहेंशन है जी। आराम से स्क्रीनशॉट लीजिए, पढ़िए, वीडियो को रोक लीजिए, क्वेश्चन देखिए और आंसर निकालने की कोशिश कीजिए। ओके, सारे आंसर जो है वो आपको समझ आ जाएंगे। इजी सा ही है। नॉर्मली हेल्थ के ऊपर और इम्यून सिस्टम फंक्शन के ऊपर है कि जो भी हम खाते हैं उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है वो इम्यून सिस्टम पे पड़ता है, वो चीजें हैं। तो फर्स्ट का आंसर आपका सेकंड हो जाएगा, मतलब 46 का। 47 की आप बात करेंगे तो इसमें भी इसमें इनकरेक्ट पूछा है। ये वर्ड्स याद रखिए कि क्या पूछा जा रहा है। ओके, तो इनकरेक्ट जब आप देखेंगे तो वो चीज आंसर आपका फोर्थ हो जाएगा कि ओकेजनल फूड जो है वो कोज लास्टिंग डैमेज नहीं। ओकेजनली अगर आप बाहर का खाना खा रहे हो तो इतना डैमेज आपको नहीं होगा। देन आपका 48th क्वेश्चन, हैदर मोडी स्टेटमेंट पूछी है, किस पे फोकस करती है, तो वो यहाँ पे आपको आंसर मिल जाएगा। आंसर सेकंड आएगा। ओके, 49th माइक्रोबायोम्स क्यों इंपॉर्टेंट है, वो चीज भी आपके पैराग्राफ में मेंशन है एक्सप्लिसिटली। आंसर आपका सेकंड हो जाएगा। 50th क्वेश्चन, बॉडी के इम्यून सिस्टम का जो है उसके ऊपर डाइट का क्या इफेक्ट पड़ता है, इस टेक्स्ट के अकॉर्डिंग है ऑब्वियसली। ठीक है, तो डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है जी। ये देखो, जो भी हम खाते हैं उसका डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ेगा। ये मैं शायद बोल्ड में करना भूल गई। ओके, तो ये हो गए आपके 50 क्वेश्चंस और आपकी 70 क्लासेस। ओके, तो आपको मिनिमम इतनी तो करके ही जानी है, और क्लासेस अगर मैं डाल पाई डल पाती हैं तो उनको जरूर देख लीजिएगा, चाहे लास्ट डे तक डलें बट देख लीजिएगा ताकि प्रैक्टिस हो जाए आपकी। ओके, सो टेक्निकली तो हमारे 70 क्लास 79 तक हमें जाना है, तो 79 तक हम पहुंच पाते हैं आपके एग्जाम से पहले 1 जनवरी से पहले या नहीं, इट विल बी अ सीक्रेट। ठीक है, तो ये सस्पेंस रहेगा कि हम पहुंच पाएंगे, यानी मेरे लिए भी है कि मैं कब तक वीडियोस रिकॉर्ड कर पाऊंगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली फ्री, एंड बी कंसिस्टेंट इन योर एफर्ट्स। टेक केयर, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।